मैं मनोहर, आज मैं अपनी जिंदगी की कुछ सच्चाई आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। मैं 7 वर्ष का था जब मेरी माँ गुजर गई थी। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है, और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब माँ सौतेली होती है तो बाप भी सौतेला हो जाता है। अब सौतेली माँ घर आ चुकी थी और मेरा घर में जीना मुश्किल हो चुका था। दादी माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी ज्यादा कुछ चलती नहीं थी। सौतेली माँ ने के अपने बच्चे हो चुके थे और मेरा एक सौतेला भाई और एक सौतेली बहन थे। वह दोनों पापा के प्यारे बच्चे बन चुके थे और मैं उनके बेटे की गिनती में कहीं भी नहीं आता था। बस मजबूरीवश मेरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। दादी माँ भी समय के साथ स्वर्ग सिधार चुकी थी। मेरी 21 वर्ष के हो जाने के बाद पिताजी ने तुरंत ही मेरी शादी करवा दी और मेरी पत्नी के घर आते ही सौतेली सास ने मेरी पत्नी मनोरमा को बहुत सताया। साथ में रहना मुश्किल था। मनोरमा मुझे बहुत शिकायत करती थी सौतेली माँ की। मुझे भी पता था कि वह सच बोलती है, पर मैं क्या करता। मैं बस यही बोलता था, राम जी सब ठीक करेंगे, क्योंकि बचपन से ही मैं ऐसा बोलता आया था। मेरी दादी माँ भी ऐसा बोला करती थी। खैर, एक दिन मैंने पिताजी से बोला, पिताजी, बचपन से आज तक बहुत कुछ झेल चुका हूँ, अब मेरी पत्नी मनोरमा भी कितना सहेगी। माँ हम लोगों को चैन से जीने नहीं देगी। हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए और हम अलग हो जाएंगे, फिर आप अपने बच्चों के साथ खुश रहिए। पिताजी ने बोला, ऐसे कैसे हिस्सा दे दूं? अभी मेरे 2 बच्चे और हैं, उनकी भी शादी ब्याह करनी है। उसके बाद यहाँ हिस्से बंटवारे की बात करना, तब तक तो साथ में ही रहना पड़ेगा। माँ ने भी उल्टी सीधी बहुत बातें हम दोनों को सुनाई। साफ साफ पता चल रहा था हमें इस घर से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि पिताजी वही करते जो माँ चाहती, और माँ सीधा सीधा यही चाहती थी कि सब कुछ उनके बेटे को मिले। राम जी सब ठीक करेंगे कहकर कुछ दिनों तक बहुत परेशानियों से हम उस घर में रहे, लेकिन फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया और हमने अलग रहने का फैसला कर लिया, राम जी के भरोसे। क्योंकि सौतेली माँ मेरी पत्नी को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी और अब वह गर्भवती भी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपना छोटा मोटा काम करता था और धीरे धीरे मैंने अपनी एक साइकिल की दुकान खोल ली थी, जो कि ठीक ठाक चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी ने तय किया कि जब तक बंटवारा नहीं होता है हम दोनों गांव के पुराने घर में रहेंगे, जो कि बिल्कुल खंडहर हो चुका था और रहने के लायक कहीं से नहीं बचा था। फिर भी अभी मेरा बजट नहीं था कि मैं कोई और इंतजाम कर पाता, क्योंकि साइकिल की दुकान वह भी गांव में सिर्फ इतनी ही चलती थी कि हमारा गुजर बसर हो जाए। घर बनाने के बारे में तो अभी मैं सोच भी नहीं सकता था। सौतेली माँ को और क्या चाहिए था, वह तो चाहती ही थी कि हम बिना कुछ लिए अलग हो जाएं, ताकि सब कुछ उनके बच्चों का हो जाए। पिताजी ने भी हाँ कर दी। उन्होंने भी सोचा होगा एक बार मनोहर घर से निकल जाए फिर कैसा बंटवारा, और यही हुआ। मैं और मेरी पत्नी मनोरमा राम जी का नाम लेकर और उन पर विश्वास करके गांव के खंडहर घर में थोड़ा बहुत मरम्मत करके उसमें रहने के लिए चले गए। धीरे धीरे काफी वक्त बीत गया। मेरे सौतेले भाई और बहन की शादी हो चुकी थी। मेरी एक बेटी थी, रागनी, बहुत ही प्यारी थी, मेरी जान थी। लेकिन मैंने अपनी आर्थिक स्थिति देखते हुए कभी कोई दूसरी औलाद नहीं की, क्योंकि मैं रागनी को अच्छी शिक्षा देकर ऊंचा ओहदा दिलाना चाहता था। उधर मेरे सौतेले भाई बहन की जिंदगी मजे की थी। मेरी सौतेली बहन को बहुत सारा दहेज देकर उसे बहुत बड़े घर में मेरी सौतेली माँ ने ब्याह दिया था और वह आराम की जिंदगी जी रही थी। और सौतेले भाई को सब कुछ मिल ही गया था। 1-2 बार मैंने पिताजी से बंटवारे की बात कही तो उन्होंने मुझे डांट दिया और बोला, तुम अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर गए थे, तो अब कैसा बंटवारा? कोई बंटवारा नहीं होगा। वैसे भी हमारे पास क्या है? जब मेरा ख्याल मेरा छोटा बेटा रख रहा है तो मेरा सब कुछ मैं उसी को दूंगा। वैसे भी तुमने वह गांव वाला घर तो रख ही लिया है, तुम उसे ही अपना हिस्सा समझो और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे तो पहले से ही पता था कि यही होने वाला है, पर मेरे पास लड़ने की शक्ति नहीं थी और न ही मेरी पत्नी मनोरमा के पास। मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी शान से हमारी ओर देख रहे थे, क्योंकि उनके पास बैठे बैठे अच्छी खासी संपत्ति आ चुकी थी और उन्हें पता था कि उस संपत्ति का कभी कोई बंटवारा नहीं होने वाला। हमने सोचा चलो
अब कुछ नहीं होने वाला। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, सब राम जी के हाथ में है और राम जी सब कुछ ठीक करेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत मेरे सामने हो, मैं ऐसा ही बोलता था कि राम जी सब ठीक करेंगे। खैर, वक्त इसी तरह से गुजरता गया। माँ और पिताजी भी अब नहीं रहे थे और हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मेरी बेटी रागनी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और मैंने उससे वादा किया था कि वह जितनी शिक्षा लेना चाहती है, कुछ भी करके मैं उसे दिलवाऊंगा। और उसने भी मुझसे वादा किया था कि वह मुझे बहुत बड़ी अफसर बनकर दिखाएगी। इसलिए वह हॉस्टल में रहकर शहर में पढ़ती थी और मैं कुछ भी करके उसकी पढ़ाई का पूरा बंदोबस्त करता था। लेकिन मेरे छोटे सौतेले भाई बहन के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। मेरी सौतेली बहन ने अपने बच्चों की शादी बहुत धूमधाम से की। मुझे भी बुलाया था। बहुत ही गर्व से अपनी संपन्नता हमें दिखा रही थी। और मेरा सौतेला भाई और उसकी पत्नी, वह भी बहुत खुश थे। उसके बाद मेरे सौतेले भाई ने अपने बेटे की शादी कर दी, जबकि उम्र में उसका बेटा मेरी बेटी रागनी से छोटा था। लेकिन उसे करना ही क्या था, इतना कुछ उसे बैठे बैठे मिल ही गया था। पढ़ाई लिखाई उसे कुछ करनी नहीं थी, बस बाप के पैसों पर ऐश करता था। उसके कुछ समय बाद छोटे भाई ने बोला, भैया तुम रागनी की शादी कब करोगे? कितना पढ़ाओगे बेटे को, शादी तो करनी पड़ेगी। तो उसकी पत्नी ने बोला था, अरे भैया शादी कैसे करेंगे, शादी करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। अब भैया की इतनी औकात तो है नहीं कि जैसे हम अपनी बेटी को विदा करने वाले हैं, वह अपनी बेटी को वैसे विदा करें। मुझे समझ में आ चुका था कि उसने अपनी बेटी की शादी भी तय कर ली है और मुझे और मनोरमा को ताना मारा जा रहा है। और सच में कुछ समय के बाद मेरे छोटे भाई की बेटी की शादी थी, जो कि रागनी से लगभग 5 वर्ष की छोटी थी और अभी पढ़ ही रही थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसकी शादी कर दी। शादी में हम दोनों और रागनी भी गए थे। बहुत ज्यादा जेवर देकर अपनी बेटी को बहुत बड़े घर में विदा किया था मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी ने। मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी ने दोबारा वही बोला था मेरी पत्नी मनोरमा और मेरी बेटी रागनी को। यह सब तो नसीबों की बात होती है। मेरी बेटी के नसीब ही इतने अच्छे हैं। देखो कितने बड़े घर में ब्याह कर जा रही है। इतने बड़े घर में ब्याहने के लिए इतना दहेज भी तो हमने दिया है, जो कि तुम्हारे पापा तो नहीं दे सकते। तो तुम्हारी शादी तो किसी साधारण घर में ही होगी या पता नहीं कहाँ होगी। मुझे तो नहीं लगता जेवरों के नाम पर तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ भी दे पाएंगे। पता नहीं तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। क्या करोगी इतना पढ़ लिख कर, और पता नहीं क्या क्या मेरी पत्नी और रागनी को सुना दिया। कुछ भी हो, एक माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। मनोरमा उस दिन घर आकर बहुत रोई थी और बोला था, सच में हम अपनी बेटी का ब्याह कैसे करेंगे। मेरे भी बहुत शौक है कि मेरी बेटी जेवरों से सज धज कर ससुराल विदा हो, बहुत ही बड़े घर में उसकी शादी हो, पर हमारे पास इतनी धन संपत्ति कहाँ है। हम कैसे करेंगे यह सब कुछ। ऊपर से अब तो गांव और समाज वाले भी ताने मार रहे हैं कि बड़ी बहन के रहते छोटी बहन और भाई की शादी हो गई। रागनी ने बोला, देखना माँ, मैं कितनी अच्छी नौकरी तुम्हें पाकर दिखाऊंगी। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। और मनोरमा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने मनोरमा से बोला, मनोरमा तुम परेशान मत हो, राम जी सब भला करेंगे, तुम बस उन पर विश्वास रखो। हमारी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से होगी और तुम्हारे सारे शौक पूरे होंगे। तुम्हारी बेटी राजकुमारी की तरह जेवरों से सज धज कर विदा होगी। मनोरमा ने बोला, कैसे होगा यह सब, क्यों फालतू के सपने दिखाते हो। पता नहीं कब तुम्हारे राम जी हमारा भला करेंगे। पूरी जिंदगी तो बिता दी, अभी तक तो राम जी ने भला नहीं किया है। मैंने मनोरमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था आज वह बहुत दुखी थी। और सच ही तो था, मुझसे शादी करके क्या सुख मिला था उसे। कोई धन संपत्ति का सुख उसे मैं दे नहीं पाया। औलाद के नाम पर सिर्फ एक बेटी थी, क्योंकि हमारा बजट नहीं था कि हम दूसरी औलाद पैदा कर सके। उस बेटी के ब्याह के लिए भी उसकी आंखें तरसती थी कि पता नहीं उसके ब्याह के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा। खैर, रागनी अपने हॉस्टल लौट चुकी थी और मैं भी अपने काम में लग गया था। 1-2 साल और ऐसे ही बीत गए। रागनी ने एक दिन हमें खुशखबरी सुनाई कि वह एक IAS ऑफिसर बन गई है। सुनकर खुशी से हमारा ठिकाना नहीं रहा। अब रागनी की उम्र भी काफी हो चुकी थी। हम चाहते थे कि अब रागनी नौकरी ज्वाइन करने से पहले शादी भी कर ले। रागनी ने बोला, अभी तो मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी, उसके बाद ही शादी करूंगी। 1 साल की ट्रेनिंग है अभी। अब रागनी ट्रेनिंग पर जा चुकी थी। मैं और मनोरमा बहुत खुश थे कि हमने जो संघर्ष किया था, रागनी ने आज एक IAS ऑफिसर बनकर हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था।
मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी हैरान थे कि रागनी इतनी बड़ी अफसर कैसे बन गई, पर फिर भी मनोरमा का दिल अभी भी वहीं फंसा था। और वह माँ थी, उसका सोचना गलत भी नहीं था। वह कह रही थी 1 साल के बाद रागनी की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। अब वह एक आईएएस अफसर है तो उसका पति भी वैसा ही होना चाहिए। चलो एक बार को मान लो कि उसकी नौकरी देखकर कोई अच्छे घर का लड़का उससे शादी करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे शौक कैसे पूरे होंगे उसे विदा करने के? क्या है हमारे पास? क्या हम रागनी की शादी के लिए उससे ही पैसे मांगेंगे? और 1 साल में उसे कितनी तनख्वाह मिल जाएगी कि उसकी शादी का सारा इंतजाम हो जाएगा? मैंने एक बार फिर मनोरमा से बोला, तुम चिंता मत करो, राम जी सब भला करेंगे। और मनोरमा मुंह बिचकाकर चली गई और बोली, देखा है राम जी को अब तक कितना भला किया है। मैंने बोला, विश्वास करो, देखो हमारी रागनी एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, राम जी की मेहरबानी से। मनोरमा ने बोला, हाँ वह तो है, लेकिन इसमें रागनी की खुद की भी मेहनत है। अगर तुम्हारे राम जी सच में है ना, तो जैसा मैं रागनी के लिए घर वर चाहती हूँ उसे वैसा घर वर दिलवा दें, और जैसा मैं राजकुमारियों की तरह अपनी बेटी को जेवरों से सजाकर विदा करना चाहती हूँ उसी तरह शानो शौकत से मेरी बेटी की शादी करवा दे। तब मैं मान लूंगी कि तुम्हारे राम जी ने सच में हमारा भला कर दिया। मैंने फिर उससे यही बोला, तुम चिंता मत करो, राम जी सब भला करेंगे। खैर मैं अपनी साइकिल की दुकान संभाल रहा था। दुकान ठीक ठाक चल रही थी, थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती थी, पर इतनी नहीं कि बहुत ही शानो शौकत से रागनी की शादी कर सकता था या उसके लिए बहुत जेवर और कपड़े बनवा सकता था। पर मैं क्या करता, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था सिवाय मेरे राम जी के। रागनी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और अब वह अपनी नौकरी पर जाने वाली थी, लेकिन हमने अभी तक रागनी के लिए रागनी के लायक कोई लड़का नहीं देखा था। खैर इस समस्या का समाधान रागनी ने ही कर दिया और बोला, उसके साथ रोहन भी ट्रेनिंग में था जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। दोनों को एक ही कैडर मिला है, इसलिए दोनों की पोस्टिंग एक ही राज्य में होगी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं, तो एक दूसरे से ही शादी करना चाहते हैं। रोहन को रागनी के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है और रोहन के घर वाले इस शादी के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लेवल की आईएएस ऑफिसर बहू चाहिए जो कि रागनी है। यह बात सुनकर रागनी के मम्मी पापा बहुत खुश हुए कि चलो राम जी ने एक समस्या का समाधान तो किया, रागनी को उसके बराबरी का लड़का तो मिल गया। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि रागनी की शादी का इंतजाम हम कैसे करेंगे। आखिर इकलौती बेटी है हमारी और उसकी भी तो कुछ ख्वाहिशें होंगी। रागनी को हमारी मजबूरियां पता थी। उसने बोला, पापा परेशान मत होइए, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ, आप लोगों की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाऊंगी, और शादी के लिए क्या सोचना, हम कोर्ट में शादी कर लेंगे या फिर मैं और रोहन आधा आधा शेयर करके ठीक ठाक शादी कर लेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन मनोरमा की आंखों में फिर आंसू आ गए और वह दौड़कर अपने कमरे में चली गई। रागनी अपने माँ के पास गई, माँ को समझाने, लेकिन मुझे पता था मनोरमा का दर्द। एक ही तो ख्वाहिश आज तक जाहिर की थी उसने, अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह विदा करने की, जो कि मैं पूरी नहीं कर पा रहा था। रागनी की शादी की डेट फाइनल हो गई थी। लड़के वालों का कहना था वह सारा इंतजाम कर देंगे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया था, नहीं मैं सारा इंतजाम करूंगा। उन्हें थोड़ा शक हो रहा था कि मैं कैसे इतना अच्छा बंदोबस्त करूंगा, लेकिन मैंने कह दिया था बहुत अच्छा बंदोबस्त होगा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं अपनी साइकिल की दुकान बेच दूंगा और उससे अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर दूंगा। इतनी रकम तो मिल ही जाएगी कि मैं अपनी बेटी की अच्छे से शादी कर दूं। लेकिन मनोरमा को तो पता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। रात में मनोरमा ने मुझसे कहना शुरू किया, कैसे करोगे तुमने वादा तो कर लिया है, क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे पास क्या है? मैंने बोला, राम जी सब भला करेंगे। मनोरमा ने बोला, कब करेंगे तुम्हारे राम जी भला? 1 महीने में तुम्हारी बेटी की शादी है, क्या चमत्कार कर देंगे तुम्हारे राम जी 1 महीने में? मैंने बोला, शादी धूमधाम से होगी। मनोरमा समझ चुकी थी। उसने बोला, हाँ मुझे पता है, तुम अपनी दुकान बेच दोगे, फिर क्या खाएंगे हम? क्या हम बेटी दामाद के भरोसे रहेंगे? अच्छा लगेगा? आज मैं बिल्कुल टूट चुका था। मनोरमा से मैंने कुछ नहीं बोला। पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन हो रहा था और मैं अपने पुराने घर, जो कि हमारे पुरखों का ही था, जिसे हमने किसी तरह से मरम्मत करके रहने लायक बनाया था, उस घर में बने एक छोटे से मंदिर के पास जाकर
अपनी कुलदेवी की मूर्ति के आगे आंसू बहाने लगा। इतने संघर्ष देखे थे जीवन में, पर आज मैं टूट गया था। वहीं मेरा पूजा घर भी था। मैंने कुलदेवी और राम जी की मूर्ति को देखते हुए बोला, कब भला करोगे राम जी मेरा? सारी जिंदगी तो बीत गई। एक ख्वाहिश जाहिर की थी मेरी बीवी ने, वह तो पूरी करवा दो। एक ही बेटी है, उसके तो सपने पूरे होने दो। कहकर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं दुखी होकर मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ साइकिल खोलने का प्लास गुस्से में दीवार पर मार दिया। मिट्टी की कच्ची दीवार थी, काफी वक्त से मरम्मत भी नहीं हुई थी। पूरा घर ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसे हमने थोड़ा बहुत बीच बीच में मरम्मत करके रहने लायक बनाया था। नहीं तो वह घर कहीं से भी रहने लायक तो था नहीं। लेकिन जब मैंने अपना प्लास दीवार पर मारा तो कुछ अजीब सी आवाज आई दीवार से, जैसे किसी धातु से मेरा प्लास टकराया हो। मिट्टी की दीवार पर प्लास लगने से ऐसी आवाज नहीं आती। मुझे बहुत हैरानी हुई, यह कैसी आवाज थी। मैं दीवार के पास जाकर उस जगह को हाथ से छूने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस जगह पर दोबारा प्लास से ठोक कर देखा। सच में वहां पर किसी धातु की आवाज आ रही थी। तब तक मनोरमा भी वहां आ चुकी थी। उसने मुझसे बोला, क्या कर रहे हो? मैंने बोला, यह देखो। मैंने प्लास को दीवार पर मारा और फिर टन की आवाज हुई। मनोरमा ने बोला, यह मिट्टी की दीवार से ऐसी आवाज कैसे आ रही है? मैंने बोला, देखना पड़ेगा। खैर, काफी रात हो चुकी थी। हम लोग सोने चले गए। अगले दिन रागनी सुबह शहर चली गई। उसने बोला उसे ऑफिस की में कुछ काम है जो निपटाना है, इसलिए अब वह शादी के एक सप्ताह पहले ही आ पाएगी। अब मैं और मनोरमा घर में अकेले थे। मैंने और मनोरमा ने उस दीवार को कुरेदना शुरू किया। दीवार कुरेदने पर हमें महसूस हुआ कि वहाँ कोई पीतल का घड़ा दबा हुआ है। हमने कोशिश करके थोड़ी थोड़ी दीवार कुरेद कर उस घड़े को बाहर निकाला। हम हैरान हो गए। वह घड़ा पूरा सोने के गहनों से भरा पड़ा था। नीचे कुछ अशर्फियां भी पड़ी हुई थी। हमें बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर हमें समझ में आया कि यह हमारे पूर्वजों ने चोरों से बचने के लिए दीवारों में इस तरह से अपने गहने और पैसे दबाकर रखते थे। और क्योंकि यह घर हमारे पूर्वजों का ही था, तो यह गहने भी हमारे पूर्वजों के ही होंगे। आज मुझे राम जी की कृपा दिख रही थी। मेरी बेटी की शादी के ठीक पहले इतनी बड़ी कृपा कर दी थी उन्होंने। मुझे और मेरी पत्नी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ढेर सारा सोना और सोने के गहने हमें हमारे पूजा घर से मिले, उस घर में जहां हम पिछले 25-26 सालों से रह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से जर्जर है। मनोरमा बिल्कुल बेचैन हो गई थी यह सब कुछ देखकर। मैंने बोला, देखो, तुम मेरे राम जी को बोलती थी ना कि कब वह हमारा भला करेंगे। देखो, राम जी ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब हमारी बेटी पूरी तरह से सर से लेकर पांव तक जेवर पहनकर विदा होगी। मनोरमा ने बोला, हाँ। मैंने बोला, पिताजी ने मेरे साथ बेईमानी की, मुझे कोई हिस्सा बंटवारा नहीं दिया, बस यह एक जर्जर सा घर दे दिया था। लेकिन राम जी की कृपा से इस जर्जर घर से ही मुझे इतना कुछ मिल गया जितना कुछ मेरे भाई को सब कुछ लेकर भी नहीं मिला होगा। मनोरमा ने बोला, हाँ, तुम सही कहते थे। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि क्या पता ऐसे और भी घड़े हों। और मैंने पूरे घर में दोबारा ठोक ठोक कर देखा और मुझे रसोई घर में भी एक जगह वैसी ही आवाज सुनाई पड़ी। वहाँ की खुदाई करने पर भी हमें एक चांदी का घड़ा मिला और जिसमें चांदी के जेवर भरे हुए थे। अब तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही दिन में इतना सोना और चांदी हमें मिल चुका था, क्योंकि ईश्वर ने उसे हमारे लिए ही छोड़ा था। नहीं तो इस घर में तो कोई झांकने भी नहीं आता था। मैं और मेरी पत्नी अपनी कुलदेवी और राम जी के आगे हाथ जोड़ने लगे। अगले दिन मैं और मेरी पत्नी शहर में सुनार की दुकान पर गए और उनसे बोला, यह हमारे पुश्तैनी जेवर है, हमारी बेटी की शादी है और यह पुराने डिजाइन के जेवर हैं। इन जेवरों को बदलकर हमें लेटेस्ट डिजाइन के जेवर चाहिए और बहुत ही अच्छे भारी जेवर चाहिए। दुल्हन के सिर से लेकर पांव तक के जेवर होने चाहिए। हम काफी जेवर अपने साथ लेकर गए थे, जो कि काफी भारी भी थे। सुनार ने बोला, बन जाएंगे, और यह पुराने जमाने का सोना है तो बहुत ही शुद्ध सोना है। हमने बोला, हाँ, हमारे खानदानी जेवर हैं। हमें 15 दिनों के अंदर सारे नए जेवर चाहिए। हमारे पास वक्त नहीं है, हमने बेटी की शादी के लिए इन्हें संभाल कर रखा था। सुनार ने बोला, ठीक है, 15 दिन में आपके सारे जेवर बनवा कर दे दूंगा। मैंने कुछ अशर्फिया भी सुनार को दी और बोला, इसके बदले मुझे पैसे चाहिए, शादी की खरीदारी करनी है। सुनार ने बोला, यह तो काफी पुराने जमाने की लग रही है। मैंने बोला,
हाँ, हमारे खानदानी जेवर हैं, हमने संभाल कर अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था और अब उसकी शादी का वक्त आ चुका है, इसलिए इसके बदले हमें पैसे चाहिए। सुनार ने उन अशरफियों को देखा और इतना शुद्ध सोना देखकर उसने हमें अच्छे खासे पैसे उसके बदले में दिए, जिससे हमने शादी का इंतजाम करने की सोच ली। रागनी अब घर आ चुकी थी और अपनी शादी की इतनी अच्छी तैयारी और अपने लिए इतने अच्छे जेवर देखकर वह हैरान थी। मैंने बोला, सब राम जी की कृपा है, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम बस अपनी शादी और अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। शादी के दिन रागनी बिल्कुल परियों की रानी लग रही थी। सिर से लेकर पांव तक जेवरों से सजाया था उसे मनोरमा ने। आज तक मनोरमा को मैं कोई जेवर नहीं दे पाया था, इसलिए उसके लिए भी मैंने पूरे जेवर बनवाए थे। मैंने बहुत ही महंगी साड़ी मनोरमा के लिए भी ली थी। बहुत अच्छा इंतजाम किया था शादी का। मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी और उसके बच्चे यह सब कुछ देखकर हैरान थे। मेरी सौतेली बहन भी मानो पागल हो रही थी यह सारा कुछ इंतजाम देखकर। और जब उन्हें यह पता चला कि रागिनी की शादी भी एक आईएएस ऑफिसर से हो रही है, तब तो उनका सारा घमंड जाता रहा। वरमाला के वक्त जब रागिनी बाहर आई तो रागिनी को देखकर सब हैरान रह गए। उसका इतना महंगा लहंगा और उसके इतने महंगे जेवर, जिसका चौथाई भी उन लोगों ने अपनी बेटियों को नहीं दिया था। और फिर मनोरमा के जेवर देखकर तो उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ मैंने कैसे किया है। और मेरे छोटे भाई की पत्नी ने मनोरमा को ताना मारा, क्यों दीदी, कोई गड़ा खजाना हाथ लग गया क्या? और मनोरमा ने हंसते हुए बोला, हाँ बहन, ऐसा ही समझ लो, राम जी ने सब भला कर दिया। राम जी के घर में देर है अंधेर नहीं। और रागनी को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। राम जी सब भला करेंगे। जय श्री राम।